तौसीफ साइंस क्लासेस पे सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तौसीफ सर के साथ, तो आप सब लोग तौसीफ सर का साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तौसीफ साइंस क्लासेस तौसीफ सर लेके आए हैं आप सबको बीच फिर से एक नए टॉपिक के साथ। उत्तक चैप्टर में नया टॉपिक पोषवा यानी फ्लोएम के बारे में। जाइलम हम लोग पढ़ लिए हैं और जाइलम पढ़ने के बाद हम सब लोग आज देखेंगे फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम होता क्या है। सब लोग जाइलम फ्लोएम लिखते हैं, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग नहीं जानते हैं, हिंदी मीनिंग नहीं लिखते हैं। तो हिंदी एकदम खराटा मीनिंग है इसका, पोषवाह। क्या कहते हैं बाबू? तो इसको पोषवाह कहते हैं। आप सभी छात्र छात्राएं जाइलम के बारे में जाने कि एक दिशीय होता है जाइलम, और जाइलम जड़ से लेकर ऊपर तक सिर्फ एक दिशा में वो जल पहुंचाने का काम करता है। अब हम लोग फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोएम क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। सब लोग जानते हैं कि जाइलम फ्लोएम में अंतर बताइए। ये 10वां में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 9th में भी पूछा जाता है। जाइलम फ्लोएम बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सब छात्र छात्राएं जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। पोषवा फ्लोएम। पोषवा फ्लोएम क्या है बाबू? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप जानते हैं कि CO2 प्लस H2O यहाँ सनलाइट की उपस्थिति में बनाया जाएगा। C6H12O6 प्लस O2 गैस मुक्त रहेगा। आप लोग जानते हैं ये क्या? ये सूत्र प्रकाश संश्लेषण का। इस सूत्र के बारे में भी नहीं पढ़ना था, आप लोग बोरियत फील करेंगे कि क्या चीज़ से आप पढ़ा दिए। बहुत बढ़िया भौकाल मचा देंगे बायोलॉजी में। आप सब लोग सिर्फ बायोलॉजी तौसीफ सर से पढ़ना चाहेंगे तो आप सब लोग कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। ऐसा पेड़ पौधा के चित्र आपके गांव के टीचर नहीं बताएंगे, जितना मेहनत करके आपको तौसीफ सर देते उतना। चलिए, पोषवा बहुत बात होगी। पोषवा फ्लोएम, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है बाबू? भोजन का निर्माण करता है, यानी भोजन उसको प्रकाश संश्लेषण से ही भोजन मिलता है पौधे को। तो हम सब लोग जानते हैं। फिर यह भोजन पौधे में उपस्थित पोषवा की कोशिकाओं द्वारा खनिज तत्व के साथ पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित करती है। जब भोजन पौधे बना लिया, क्या कहा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो भोजन का निर्माण कर लिया। उसके बाद कहते हैं यह भोजन पौधे में उपस्थित पोषवा फ्लोएम की कोशिकाओं द्वारा खनिज तत्वों के साथ पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित करता है। अब देखिए बाबू, ये चित्र इसीलिए हम आपको बनाया, आप लोग के लिए बनाया है। ये फ्लोएम का चित्र है। क्या है बाबू? ये फ्लोएम का चित्र है। ये फ्लोएम का चित्र है। तुरंत मार्कर का पेंट खत्म हो जाता है, लिपस्टिक लगाना होगा मार्कर में, समझ रहे हैं? ये क्या है बाबू? ये फ्लोएम है। ये चित्र क्या का है? फ्लोएम का है। अब देखो बाबू, फ्लोएम बनाया हम, पेड़ बनाया, ये जड़ हुआ, जड़ से ये पानी अब्जॉर्बर से ऊपर के ओर ले जाएगा। एक देशीय में जाइलम कहते हैं, इसे मूल रूम कहते हैं। सोर वाला सबको, उससे सोर मोटा जो जड़ में से जो सोर निकल कर मूल रूम जो जड़ होता है ये। उसके बाद ये देखिए, ये बाबू ये तीर का निशान हम दिए पेड़ के पौधे के हर भाग में। देखिए इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी तीर का निशान दिया हूँ। तो ये हो गया क्या? यही कहा गया, उपस्थित पोषवा की कोशिकाओं द्वारा खनिज तत्वों के साथ पौधे के सभी भागों में स्थानांतरित करता है। ये सभी भागों में स्थानांतरित किया, देख लीजिए, स्थानांतरित कर दिया, सभी भागों में स्थानांतरित कर दिया। अब उसे क्या कहते हैं? अतः यह क्रिया बहुदिशात्मक होते हैं, यानी अब क्रिया बहुत ही समार्थक होते हैं। इधर से ले गया, इधर भी 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 ले गया, और फिर ऊपर से इधर भी लाया, नीचे भी लाया, इधर भी लाया, उधर भी लाया, नीचे भी लाया, यानी कहता बहुदिशीय, यानी बहुत सारा दिशा होगा उसको। तो इसीलिए हम लोग को फ्लोएम को कहते हैं बहुदिशीय, जाइलम को कहते हैं एक दिशीय। जाइलम जल को अवशोषण, जड़ से जल को पहुंचाता है एक दिशा में। यहाँ भोजन को पूरे पौधा में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। अब बताए बाबू, देखिए फ्लोएम कार्य और संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। कार्य और संरचना के आधार पर जाइलम को भी 4 भागों में बांटे थे हम लोग, और फ्लोएम को भी 4 भागों में बांटे हैं। पहला है चालनी नलिकाएं। क्या बाबू? पहला चालनी नलिकाएं, दूसरा है सहकोशिकीय, तीसरा है पोषवाह मृदुतक, चौथा है पोषवाह तंतु। उसमें क्या था जाइलम में? जाइलम में ये था, क्या था?
जाइलम तंतु, ये में जाइलम मृदु तक, यहाँ देखिए पोषवा लग गया। तो ये दो नाम आपको सीधे डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं इसके। तो पहला है चालिनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, पोषवा मृदुतक, पोषवा तंतु। दोस्तों ये तीनों जो सजीव होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं? सजीव होते हैं। उसमें ये तीनों मृत कोशिका थे और ये जीवित कोशिका था। इसमें ये तीनों सजीव होते हैं, यानी तीनों सजीव कोशिकाएं। क्या है? तीनों ये सजीव कोशिका है, ये मृत कोशिका हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आप लोग घबराए नहीं बाबू, एकदम भौकाल की तरह पढ़ना है, एकदम मेहनत करना है, लगन से मेहनत करके पढ़ना है, ताकि आपको एक एक डायग्राम आपके दिमाग में रहे। चलिए ये देखिए बाबू, ये पत्ती है, पत्ती में ये सब देख रहे हैं, ये स्टोमाटा है, रंध्र है, जिसको स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। इसी में एक हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी। ये पत्ती का चित्र है, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटना होती है। तो दोस्तों आप सब लोग जान गए कि फ्लोएम को 4 भागों में बांटा गया है: चलनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं, पोषवा मृदुतक और पोषवाह तंतु। चलिए आप सब लोग इस चारों के बारे में डिटेल से हम अभी फिर पढ़ाते हैं। पहले इस डायग्राम को, पहले इस फिगर को, पहले इस थ्योरी को आप लोग अपने कॉपी में लिखिए, समझिएगा। घर पे जाके अगर दिक्कत होगा तौसीफ सर का नंबर है 93 34 89 48 79 पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको पूरे थ्योरी का रिवीजन आपके मोबाइल पे कर दिया जाएगा। चलिए बाबू कंटिन्यू करते हैं। हम लोग अभी फ्लोएम के बारे में पढ़े हैं। फ्लोएम के बारे में पढ़ने के बाद अभी हम लोग फ्लोएम का चित्र देखेंगे। ये फ्लोएम है क्या बाबू? ये फ्लोएम है। फ्लोएम का चित्र हम देखेंगे अभी जस्ट। उसके बाद फ्लोएम का चित्र देखने के बाद पूरे 4 प्रकार के जो फ्लोएम को बांटे थे, चलनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, पोषवाहक मृदुतक, पोषवाह तंतु, यह सब के बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल्स में। तो देखिए बाबू, ये फ्लोएम का चित्र है, इसको देख लीजिए। इधर कोशिका भित्ति है, पहले ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन खींचे। 3 लाइन के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ये आपके 9th किताब में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, इसीलिए हम बना के दिखाएं आपको, क्योंकि आपके 9th क्लास में आप जब चैप्टर 2 पढ़िएगा उत्तर बायोलॉजी में, तो वहाँ पे दिया हुआ है इस चीज़ का चित्र। तो इसीलिए चित्र के माध्यम से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि गतिविधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना अच्छा होता है और ज़्यादा दिन तक टिका रहता है। इसीलिए मैं चित्र के माध्यम से पढ़ाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तो चित्र बनाता भी नहीं, क्योंकि बुक में दिया हुआ है। देखिए ये फ्लोएम है आपका। क्या बाबू? ये फ्लोएम। फ्लोएम होने के बाद इसमें कोशिका भित्ति दिया हुआ है, सब कोशिकाएं दिया हुआ है, कोशिका द्रव दिया हुआ है, केंद्रक दिया। लेकिन होता है कहाँ कहाँ कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक और सह कोशिका भित्ति कहाँ होता है? ये देखिए, अच्छे से देखिएगा, पहले एकदम कंसंट्रेशन दिमाग करके देखिए। देखिए ये सह कोशिका है, यानी ये जो गोल जो आपको दिख रहा है, ये गोल और ये गोल के बीच में, ये दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो गोला दिख रहा है, गोला और छोटा गोला, ये सह कोशिका है। क्या बाबू? सह कोशिका। और ये लाइन जो दिख रही है, इसे जो लाइन दिख रही है ना वाला, तो इस तरफ का ये कोशिका भित्ति है। देखिए कोशिका भित्ति है, ठीक, कोशिका भित्ति हो गया। उसके बाद अब हम चलिए, अब चलते बाबू केंद्रक पे। अब चलते क्या बाबू? केंद्रक पे। देखिए ये बड़ा जो डॉट दिख रहा है आपको, ये बड़ा उनका, ये बड़ा डॉट दिख रहा है, ये बड़ा डॉट कोशिका केंद्रक होता है। और इसी में देखिए ये सब जो छोटे छोटे जो छिद्र देखा है, ये कोशिका द्रव है। दोस्तों इस वाले भाग को हम इधर काट के देखें, सिर्फ इस वाले भाग को, ये तीनों छोड़ के सिर्फ इस वाले भाग को, पिछला वाले, देखिए इधर निकाल के लाए। इधर निकाल के लाने के बाद इधर देखिए ये गोलाकार बनाए, 2 राउंड बना। इस दोनों राउंड के बीच में देखिए, ये दोनों राउंड के बीच में ये गोल दिखाते, ये सह कोशिका है। क्या है बाबू? ये सह कोशिका है। फिर ये बीच में जो दिख रहा है, ये बीच सब में ये पोषवाहक है। क्या है? पोषवाहक मृदुतक है। ये बीच में जो दिख रहा है, ये पोषवाहक मृदुतक है। फिर यहाँ पे देखिए षष्ठकोणीय जो दिख रहा है, ये पोषवाहक तंतु है। और ये बीच में देखिए इस गोला और इस गोला के बीच में ये वाला लाइन है, ये लाइन चलनी कोशिका है। क्या है? चलनी कोशिका है, चलनी कोशिका है बाबू। इसी के बारे में ये 4 कोशिकाएं प्रकार को जो आप पढ़े थे, उसी 4 प्रकार के बारे में हम अब डिटेल से पूरे डिटेल से इस 4 को जानेंगे। सह कोशिका को, चलनी कोशिका, पोषवाहक मृदुतक, पोषवाहक तंतु को पूरे अच्छे से पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और आप सब लोग अभी थ्योरी लिखिए और मैं बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग भी मेरे साथ
लिखेंगे। ठीक, चलिए लिखिए आप सब लोग। चलिए बाबू, आप सब लोग अभी फ्लोएम के 4 प्रकार के पढ़े थे, चालिनी, कोशिकाएं, पोषवाहु मूर्धोत्तक, पोषवाहु तंत्री, और ये सब बारे में जो पढ़े थे, चारों फ्लोएम के प्रकार के बारे में जो हम पढ़े थे, उस चारों प्रकार में अभी 2 प्रकार को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए 2 प्रकार कौन कौन है, चालिनी कोशिकाएं और सह कोशिकाएं के बारे में हम अभी पढ़ेंगे बाबू। तो आप सब लोग हेडिंग लगाइए चालिनी कोशिकाएं। क्या लगाएंगे बाबू हेडिंग? चालिनी कोशिकाएं। देखिए चालिनी कोशिकाएं किसे कहते हैं? चालिनी कोशिकाएं किसे कहते हैं? इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। क्या कहा गया बाबू? इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। ठीक, जिसमें कोशिका द्रव, केंद्रक तथा लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। उसमें कोशिका द्रव पाया जाता है, लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है। ठीक, यह कोशिकाएं नली के आकार की होती है। यह कोशिकाएं कैसी होती है? नली के आकार की होती है। मैं बताया था कि चालिनी कोशिका कौन वाला होता है? ये था इसी समय जो ऐसे ऐसे जो निकला हुआ था, आप उसे ही चालिनी कोशिका कहते थे ना। तो चलिए चालिनी कोशिका के बारे में, नली के आकार की होती है, जो अंदर से खोखली होती है। क्या होता है बाबू? अंदर से वो खोखला होता है। कैसा होता है? अंदर से वह खोखला होता है। जो चालिनी कोशिका कैसा होता है? अंदर से खोखला होता है। देखिए ये बना, ये बना, जो ये वाला भाग था ना, यही चालिनी कोशिका है। कौन वाला भाग? ये जो बीच में ये जो छूट गया था, ये वाला भाग, ये वाला भाग, यही चालिनी कोशिका है। ये खोखला होता है। कैसे होता है बाबू? तो खोखला होता है। ठीक, उसके बाद जो अंदर में खोखली होती है, जिसके कारण यह जल, खनिज तथा भोज्य पदार्थ का पौधे के सभी भागों में परिवहन करती है। कहता है कि जब खोखला रहता है तो यह खनिज तत्व को, जल को सभी भागों में, पौधे के सभी भागों में यह परिवहन करती है। तो फिर से सुनिए, चालिनी कोशिकाएं किसे कहती है? लिखिए आप लोग, इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है, जिसमें कोशिका द्रव, केंद्रक तथा लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। यह कोशिकाएं नली के आकार की होती है, जो अंदर से खोखली होती है, जिसके कारण यह जल, खनिज तत्व तथा भोज्य पदार्थ का पौधे के सभी भागों में परिवहन करती है। आप सब लोग चालिनी कोशिकाएं के बारे में लिखे, समझे। चालिनी कोशिकाओं को डायग्राम बना के मैं बताया था, अभी भी मैं डायग्राम बना के बताया चालिनी कोशिका के। अब सह कोशिका के बारे में सुनेंगे। क्या बात सुनेंगे बाबू? सह कोशिकाएं किसे कहते हैं? सह कोशिकाएं किसे कहते हैं? देखिए दूसरा, यह केवल आवर्त बीजी पौधे में पाए जाते हैं। आप लोग को पता है आवर्त बीजी किसे कहते हैं, अनावर्त बीजी किसे कहते हैं? तो आप इसको बाद में पढ़ेंगे हम। ये वास्ट क्वेश्चन है, 10th क्लास की है। आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये सब 10th क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ से हिंट्स लेना है और आगे जाके समझना है। ठीक, तो सह कोशिका कहता है यह केवल आवर्त बीजी पौधे में पाई जाती है। यह कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाली भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। जो प्रकाश संश्लेषण में जो भोज बनता है, जो खाना बनता है, उसको पूरे भाग में प्रकाश संश्लेषण के से जो खाना बना, भोज बना, वो पौधे के पूरे भाग में ये पहुंचाने का काम सह कोशिकाएं करती है। ठीक, इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, तो सजीव हो गया। समझिए, जब ये विभाजन की कोशिका होगी तो उसको हम सजीव कहेंगे, जीवित कोशिका, जिसके कारण इन्हें विभाजोत्तक कहते हैं। बाबू ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विभाजोत्तक किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन रहता है, देखिए इसके बीच में से लाइन में रहता है कि विभाजोत्तक किसे कहते हैं। आपके 9th में भी पूछता है, 10th में भी कभी कभी एक नंबरी में पूछता है कि विभाजोत्तक उत्तक किसे कहते हैं। सह उत्तक, चालिनी कोशिका, पोषवाहक, मृदुत्तक, ये सब दिया रहता है ऑप्शन में, तो इसे विभाजोत्तक भी कहता आता है। यह सजीव कोशिका, देखिए सजीव कोशिका, जब ये विभाजन की क्षमता है, सजीव कोशिका हो गया। ठीक, फिर से सुनो, सह कोशिका किसे कहते हैं? यह केवल आवर्त बीजी पौधे में पाई जाती है। यह कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनने वाले भोज्य पदार्थ को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करती है। इन कोशिकाओं में
इन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, जिसके कारण इन्हें विभोजोतक कहते हैं, अतः सजीव कोशिकाएं होती है। आप सब लोग ये चालनी कोशिकाएं और सह कोशिकाओं को कॉपी में लिखिए, उसके बाद मैं फिर से एक बार और समझाऊंगा आपको, पहले आप इसको लिखिए। चलिए बाबू, चलनी कोशिकाएं और सह कोशिकाएं हम लोग पढ़ने के बाद 4 प्रकार में 2 प्रकार पढ़ लिए, 2 प्रकार और बचा हुआ है। 2 प्रकार कौन कौन बचा हुआ है? पोषवाह मृदु ऊतक बचा हुआ है, पोषवाह तंतु बचा हुआ है। तो हम सब लोग अभी सभी छात्र छात्राएं अभी ध्यान दीजिए बोर्ड पे, पोषवाह मृदु ऊतक किसे कहते हैं, कहाँ पाया जाता है, क्या चीज नहीं होता, ये चीज के बारे में। तो पोषवाह मृदु ऊतक क्या होता है? देखिए, यह कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करने का कार्य करती है। यानी यह कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले भोज्य पदार्थ, जो प्रकाश संश्लेषण में बनता, जो भोज्य पदार्थ जो बनता है उसको इकट्ठा करता है, एक जगह जमा करता है। फिर जमा करने के बाद क्या करता है? देखिए, कोशिका एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता है। यह कोशिका एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता है। तो एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता तो किस में पाया जाएगा? द्विबीजपत्री होगा, द्विबीजपत्री भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सीधे कहा दिया कि एक बीजपत्री में नहीं पाया गया है। तो पोषवाह मृदु ऊतक कोई कहेगा कि किसमें नहीं पाया जाता, तो कहिएगा कि एक बीजपत्री में नहीं पाया जाता है। ठीक, यह भी सजीव कोशिकाएं होती है, यह भी सजीव कोशिका होती है, तो इसमें भी विभाजन की क्रिया होगी। जब ये सजीव कहा गया तो विभाजन की क्रिया होगी बाबू। तो कहा गया यह कोशिकाएं प्रकाश से बनने वाले भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करने का कार्य करती है। ठीक है, इकट्ठा करने का कार्य किया, उसके बाद इसमें आगे लिखा गया कि यह कोशिका एक बीजपत्री पौधे में नहीं पाया जाता है, इसे सजीव कोशिकाएं भी कहते हैं। पोषवाह मृदु ऊतक हो गया। पोषवाह तंतु किसे कहते हैं बाबू? देखिए, यह कोशिकाएं पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती। कौन? पोषवाह तंतु कहता, पोषवाह तंतु कहता है यह कोशिकाएं पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। इनमें विभाजन क्षमता नहीं होती, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। समझ जाइए, मृदु ऊतक है। जब ये विभाजन की क्षमता नहीं हुई तो ये मृत्यु कोशिका है। मृत्यु कोशिका क्या हो गया? ये विभाजन की क्षमता होगी तो सजीव होगा, सजीव कोशिका होगा। जब भी विभाजन की क्रिया नहीं होगी तो मृत्यु कोशिका होगी। कहता है कि यह कोशिकाएं पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, इनमें विभाजन क्षमता नहीं होती है। ठीक, अतः यह अस्थायी ऊतक कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज तथा लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। यह मृत कोशिका होते हैं। जब भी यहाँ विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता तो ये मृत कोशिका हो जाएगी। विभाजन होगा तो सजीव कोशिका होगी, नहीं विभाजन होगा तो मृत कोशिका होगी। तो बाबू, फ्लोएम के चारों प्रकार को हम लोग पढ़ लिए हैं आज आप सब लोग को कैसा लगा क्लास? तौसीफ साइंस क्लासेस का तौसीफ सर का कैसा लगा क्लास? आप फीडबैक हमारे तौसीफ यूट्यूब चैनल पर दीजिए और अच्छे से आप लोग पढ़िए बाबू। पढ़ने से ये मिजाज होगा कि 8वां क्लास हम ले रहे हैं अभी ऊतक चैप्टर का, और इतना बड़ा चैप्टर आपको साइंस में नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, लगन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, कुछ करके दिखाइए दोस्तों।